फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लेसन्स देख रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। आज फ्रेंड्स हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है यूनिट 2 का, उसको हम देखेंगे। तो हमने एटम देख लिया। तो एटम में हमने क्या देखा कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ दी डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि सब एटमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छे से पढ़ लिया हमने सारे सब एटमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक बार कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की। ठीक है, अब आज हम क्या देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, और जो भी डिटेल्स हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा कि एटम जब जो विशेषी का सिद्धांत आया, कर्नाड और ग्रीक में भी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या बताया कि मैटर है और ये मैटर है, आप इस मैटर को डिवाइड करो और उसके बाद ऐसा एक पार्टिकल आएगा जब डिवाइड करते करते कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट वुड बी इंडिविजिबल, दैट वुड बी इंडिविजिबल। उस पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे। लेकिन बाद में आपने देखा कि जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। फिर बाद में तो और भी डिस्कवर हो गए। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि सब 19 सेंचुरी में सबसे बड़ी बात यही थी कि ये जो इसका स्ट्रक्चर क्या है एटम का, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, प्रोटॉन कैसे अरेंज है, न्यूट्रॉन कहाँ पे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो वही हम जर्नी देखेंगे। तो आज जो हम एटम को समझते हैं वो एटम को कैसे समझते हैं कि एक तो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे होते हैं, वो पार्टिकल नहीं होते, वो एक वेव होती है। ठीक है, मतलब आप समझो कि ये हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो कैसे दिखता है, एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस है और ऐसे जैसे ये एरिया है बहुत बड़ा, ये जैसे ये वाला एरिया है और उस एरिया में ऐसे एरिया में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आप सोचोगे कि सर ये पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बस इतना सा पार्टिकल है, नो। तो अब आज का जो लेटेस्ट डिस्कवरी है उसमें क्या है कि न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है ना फ्रेंड्स, वो एक क्लाउड की तरह फैला हुआ है। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो आप दिमाग में बस ये रखो कि आज के टाइम में मतलब जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, जो क्वांटम केमिस्ट्री है, वो क्या बताती है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह फैला हुआ है। ठीक है, और उसकी पोजीशन जो है, उसकी फिक्स्ड पोजीशन हम नहीं बता सकते। सिर्फ हम क्या बात कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम कैसे पहुंचे वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बिगेस्ट चैलेंज बिफोर साइंटिस्ट वाज टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। और बाय द 19th सेंचुरी हमने देखा 1897 में हो ही गई थी। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एटम इज नॉट, एटम जो है इट कंटेन सब एटमिक पार्टिकल्स। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई पहली। तो ये किसने दी, केमिस्ट के जो जो आपके जॉन डाल्टन थे, उन्होंने दी 1808 में। और उन्होंने क्या बताया कि ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं एटम। अब उसके पॉस्टुलेट्स थे। तो पॉस्टुलेट क्या क्या थे, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कोई भी हो मैटर, उसको एटम से मिलकर बना है। और जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, शेप, मास एंड प्रॉपर्टी। और जो दूसरा जो अब जैसे ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसमें दो एटम्स हैं, तो ये हर हर तरह से सेम है। ठीक है, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइजेस एंड मासेस एंड ऑल्सो पोजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स, जो जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसके अंदर क्या एलिमेंट है, इसके अंदर क्या एलिमेंट है, तो ये दोनों में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था कि जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ही यही है कि एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं और कंबाइन होते हैं, हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। ठीक, अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, लास्ट लेसन में बताया था, बड़ा ट्रिकी है। तो आई होप आपने लास्ट लेसन देखा होगा, नहीं देखा तो उसको देखो और कमेंट में बताना कि ऑल मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये देखो एक कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होता है, एटम डिफरेंट होते हैं। ये कार्बन इसमें 1 रेशियो में है और ऑक्सीजन 2 रेशियो में। अब मैं इसको ऐसे भी तो कंबाइन कर सकता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा 1:1। तो यही बताया हुआ है कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके जो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। एटम को बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आपको भी पहले बताया। अब क्या लिमिटेशन थी, तो लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही थी कि अब एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे और
तो और मिस्टर डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन विद मासेस 35। मैंने आपको बताया था आइसोटोप क्या होते हैं, कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे कि ये। तो क्लोरीन 17, यहाँ पे भी 17 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 17 लिख दिया, और यहाँ पे 35 37। अब देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग हो गया। ठीक है, तो मास अलग अलग हो गया तो आइसोटोप है। अब इसके बारे में डाल्टन ने कुछ समझाया नहीं, आइसोबार्स के बारे में भी नहीं समझाया। ओके, सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब एग्जांपल चारकोल, ये मेड अप बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी नहीं समझा पाए। जैसे कि अभी आपके 3 एलोट्रॉप्स दिए हैं, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब कार्बन से मिलकर बने, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो वो भी मिस्टर डाल्टन समझा नहीं पाए। ये सब प्रॉपर्टीज वो समझा नहीं पाए थे, ये लिमिटेशन थी। उसके बाद जो है सर जे थॉमसन ने एक विलियम थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब ये जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, देखो इसमें क्या बताया। आपने तरबूज खाया होगा, ठीक है। अब तरबूज में क्या होता है, जैसे एक तो वो जो पल्प होता है लाल लाल, और उसके बाद जो उसके सीड्स होती हैं ब्लैक। ठीक है, वो इस तरह से है, जैसे ही आपका इधर तो लाल लाल पूरा पल्प होता है। ठीक है, और इस लाल लाल पल्प में ये यहाँ पे जो सीड्स होती हैं, तो इसको कंपेयर किया एटम से। तो इसमें क्या बताया, ये जो आपका लाल लाल पल्प है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद जो ये सब जो आपके सीड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है थॉमसन ने बताया। तो एक तरह से ये पहला मॉडल था, तो उन्होंने कोशिश की थी बताने की, क्या बताने की, कि एक एटम में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो आखिर में दिखता कैसा है। क्योंकि मिस्टर डाल्टन वो बता नहीं पाए थे कि किस किस तरह से अब आपका उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया ना, तो ये बताने की कोशिश की। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, देखो ये नेगेटिव 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 इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा पल्प जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग, नेगेटिवली चार्ज प्लम। आपने देखा होगा जो पुडिंग होती है उसके अंदर जो चेरी किशमिश होती है, जो भी लगाते हैं आप, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया। ठीक है, तो ये मॉडल था, देखते हैं हम। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय विलियम थॉमसन इन द ईयर 1900। और ये मॉडल जो है इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताता है, पहला मॉडल था ऐसा। इट वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय सर जोसेफ थॉमसन हु हैड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन अर्लियर। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था। थॉमसन assumed that an electron is 2000 times lighter than a proton and believed that an atom is made up of 1000 of electron। तो उनकी ये वाली assumption तो सही भी थी। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2000 टाइम छोटा है प्रोटॉन से, और एक एटम में बहुत सारे 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। इस एटमिक स्ट्रक्चर मॉडल में एटम को उन्होंने माना कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से सराउंड है, और उसको हम ऐसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि हम उसको कंसिडर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये मॉडल फेल कहाँ हुआ, इसकी लिमिटेशन, ये इसकी पॉस्टुलेट देखते हैं। एन आइटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, जैसा मैंने आपको बताया। एन आइटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये उन्होंने बताया कि न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है। वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हो, वाटरमेलन सीड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वाटरमेलन सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ये मॉडल फेल कहाँ हुआ फ्रेंड्स, ये मॉडल फेल वहीं हुआ क्योंकि ये रदरफोर्ड की जो फाइंडिंग्स थी उसको बता नहीं पाया था। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड मॉडल क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। रदरफोर्ड ने क्या किया, जैसे कि उन्होंने, ये आप डायग्राम देखोगे, तो ये यहाँ पे ऐसे गोल्ड फॉइल। ठीक है, और यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स, अल्फा पार्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स, हीलियम जो होता है, दैट वी कॉल एस अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है, यहाँ से इसमें से हीलियम न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं वो ध्यान रखना। अभी अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक की, तो ये एक एटम है हमारा, और पीछे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन क्या की, देखो ऑब्जर्वेशन की कि मैक्सिमम जो अल्फा रेस थी, मैक्सिमम अल्फा रेस वो क्या थी, मैक्सिमम अल्फा रेस हमारी अनडिफ्लेक्टेड हो गई, अनडिफ्लेक्टेड। ओनली सम गॉट डिफ्लेक्टेड, और खाली बहुत ही कम, वेरी फ्यू बाउंस बैक, वेरी फ्यू बाउंस बैक। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी जो कि हम देखेंगे आगे। अब इसमें आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो, देखो कि अल्फा रेज जो मैक्सिमम अल्फा रेज है वो कैसे कैसे जा रही हैं, एकदम स्ट्रेट जा रही हैं। अब यहाँ देखो ये वाली जो अल्फा रेज आप दिख रही है पर्पल में शो कर रहा हूँ मैं, ये इधर गई और थोड़ी सी डिफ्लेक्ट, कोई ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ठीक है,
ये वाली आप इधर और देख सकते हो कि ये इसी तरह से ये वाली भी है, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब ये जो है आपकी, यहाँ देखोगे आप ब्लू कलर में, ये जो है आपकी बाउंस बैक हो गई टकरा के, मतलब 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई। एक या दो ही ऐसे दिखेंगे आपको, एक ये वाली दिख रही है हमको, ठीक है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने बोला कि ये जो मैक्सिमम जो एरिया है, ये ऑब्जर्वेशन को थॉमसन नहीं समझा पाया था, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या कैसे समझाया, उन्होंने ये बताया कि जो मैक्सिमम स्पेस है एटम में वो कैसी है, अनऑक्यूपाइड है, खाली है, तभी तो अल्फा रेज एकदम अनरिफ्लेक्टेड निकल रही हैं, ठीक है। और जो मास है उसका एटम का, वो एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है, 99.9% मास। अब अगर उसके पास से निकलती है तो हल्की सी डिफ्लेक्टेड हो जाती है, और थोड़े पास से निकलेगी तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और अगर अगर बीच में एकदम टकरा गई जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो फिर जो है 90 डिग्री से ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन होगा। तो ये रदरफोर्ड सर ने बताया, और इसके बेसिस पे उन्होंने एक मॉडल बना दिया। तो मॉडल कैसे बनाया, एक उन्होंने ऐसे न्यूक्लियस बना दिया जिसमें मैक्सिमम मास था, खाली स्पेस छोड़ दी, वो खाली स्पेस में उन्होंने बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा स्पाइरल मोशन करता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है स्पाइरली। तो ये उन्होंने हमको मॉडल दिया, हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो Rutherford scattering experiment, in 1909, Rutherford discovered proton in his famous gold foil experiment. In this experiment, Rutherford bombarded a beam of alpha particle on an ultra thin gold foil and then detected the scattered alpha particle in zinc sulfide screen. So this is your gold foil, this is zinc sulfide screen, ठीक है। ये आपके अल्फा पार्टिकल जो क्या होते हैं, हीलियम आइटम। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूविंग एट हाई स्पीड केम स्ट्रेट आउट ऑफ द गोल्ड फॉइल, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे सीधे निकल गए। सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। तो कुछ तो कम एंगल से हुए, कुछ जो थे वो थोड़े से ज़्यादा एंगल से हुए, बहुत कम, वेरी फ्यू वे डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, देयर मस्ट बी सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, खाली स्पेस होगी तभी ऐसा हुआ। क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ जो है वो थोड़े से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये कुछ कोई अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो क्यों, इसलिए जो आपके कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज, कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वो एटम के अंदर होगी। ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल वर दोज विच पास्ड क्लोज टू दिस पॉजिटिव बॉडी, ठीक है। वो जो स्मॉल एंगल से हुए हैं वो इसके पास से निकले। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल वर दोज विच पास्ड वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव बॉडी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो जिनमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आया वो एकदम थोड़े पास से निकले, और जो बिल्कुल एकदम इसके क्लोज से निकले पर टकराए नहीं है उनमें थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, और जो एकदम डिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं वो इससे स्ट्राइक किए हैं इस हैवी बॉडी से, तभी जाके वो ग्रेटर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो रदरफोर्ड सर ने क्या बताया, एक तो इन्होंने बताया कि जो एटम में एक तो न्यूक्लियस है जो हैवी मास की बॉडी है, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है न्यूक्लियस के अलावा। तो मोस्ट ऑफ द एटम्स मास एंड इट्स एंटायर पॉजिटिव चार्ज आर कन्फाइंड इन अ स्मॉल कोर न्यूक्लियस। जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, वो आपका न्यूक्लियस में कंसंट्रेट है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रोटॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस इज सेम एज द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन द न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है इसीलिए क्या हुआ, तो न्यूट्रल है तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। मतलब रदरफोर्ड सर की जो मैं मानता हूँ कि इनकी जो डिस्कवरी को जो हम क्रेडिट देते हैं वो यही है कि इन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बारे में जो बताया वो बिल्कुल सही बताया था, ओके। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बताता है। अब ड्रॉबैक क्या थे, अब ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या था इसका, इन्होंने क्या बोला कि ऐसे न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस है आपका ये सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ठीक। अब उस टाइम क्या था कि ऐसे क्लासिकल लॉज चलते थे, जो प्लानिट ऐसे घूमता है सन के अराउंड, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो थी, तो वो क्या बोलती थी कि जैसे कोई भी अगर बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अराउंड ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है वो, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अब वो कम अगर होती जाएगी एनर्जी, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे वो ऐसे ऐसे कोलाइड कर जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। अब अगर न्यूक्लियस से वो ऐसे कम कोलाइड कर जाएगा तो क्या वो स्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एटम तो स्टेबल है, तो वो ये समझा नहीं पाए थे। उनसे जो दूसरे साइंटिस्ट ने बिल्कुल जैसे किसी को बुली करते हैं, घेर लेते हैं ना, वैसा हो गया था। तो वो जो रदरफोर्ड सर थे वो बता नहीं पाए थे, और यहीं पे आगे उनका मॉडल जो था वो फेल हो गया था, ठीक। तो ये देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल
एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अराउंड इट, मैंने बता दिया। लेकिन however whenever a charged particle like electron is revolving around a central force like that of nucleus it loses energy continuously in the form of radiation। तो क्या हुआ क्या कि वो मैंने आपको जैसे बताया कि घूमता है तो एनर्जी लूज करता है। Thus the orbit of revolving electron will keep on becoming smaller and smaller following a spiral path and ultimately the electron should fall into the nucleus। ठीक है, तो वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इन अदर वर्ड्स द एटम शुड कोलैप्स, हाउएवर दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन एंड द एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो वो समझा नहीं पाए थे कि भाई क्यों स्टेबल है। ठीक है, अब इस ये जो ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन आया, नील बोहर साहब आए 1913 में और इन्होंने अपना मॉडल दिया 1915 में, और जिसने ये सब दूर किया इनकी जो ड्रॉबैक्स थे उसको। अभी जो नील बोहर का मॉडल है इन्होंने बड़ा एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, ये ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक, अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन समझा क्या दिया कि ये ऑर्बिट्स और जो हमारे जो वो क्लासिकल फिजिक्स जो प्लैनेट जो घूमते हैं वो वाले ऑर्बिट से अलग है। ये ऑर्बिटल्स क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, और इन ऑर्बिटल में जब घूमते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं और कोई एनर्जी लूज नहीं करते हैं, ये उन्होंने बताया। ठीक है, और अगर वो जैसे एनर्जी, अब ये जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे दूसरे ऑर्बिट्स हैं, तो उन्होंने बोला कि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एनर्जी। जैसे इसकी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ जस्ट। फिर इसकी एक अलग एनर्जी होगी, इसकी अलग होगी। और आप क्या करोगे, अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी तो ये क्या करेगा, ये उठ के एकदम से कहाँ चले जाएगा, सेकंड में चले जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद एकदम से ये नीचे भी आ जाएगा उतनी एनर्जी लूज करके। ठीक है, मतलब ये जैसे नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, अब अगर आपने इसको एनर्जी दी तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, फिर उसके बाद ये एनर्जी लूज करके नीचे भी आ जाएगा। तो ये उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि क्योंकि ये जैसे एनर्जी मैंने बताया, पहला पॉइंट क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के अराउंड घूमता है, और ये जो ऑर्बिट होते हैं ये कौन से होते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, सब बताऊंगा मैं लिखा हुआ, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें एनर्जी लूज नहीं होती। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इफ यू विल गिव एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू नेक्स्ट ऑर्बिट एंड इट विल कम अगेन टू द सेम ऑर्बिट आफ्टर लूजिंग सम एनर्जी, ये उन्होंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम वो जिस ऐसे मोमेंटम से घूमते हैं वो भी एक ही वैल्यू ऐसा हो सकती है, वही उस पर ही घूम सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, वो अगर NH/2π के बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो ही वो अलाउड होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आप समझ जाओ, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, और एंगुलर मोमेंटम से रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम की सिर्फ वही वैल्यू पॉसिबल है जो NH/2π के बराबर है। NH/2π मतलब 1H/2π, 2H/2π, 3H/2π, ऐसे, तो वही वैल्यू पॉसिबल है, ये उन्होंने बता दिया। अब बोहर मॉडल की एक सक्सेस क्या थी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये लेगा एनर्जी तो ऊपर चले जाएगा, तो इसी तरह से क्या था कि एक जैसे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे डिस्चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रखा, ठीक है, फिर ये करंट दिया, इसको एनर्जी दी, फिर उसके बाद यहाँ से जो रे निकली उसको प्रिज्म से पास किया, फिर उसके बाद जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सर नील बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये उनका ये जो उन्होंने बताया था वो उनकी सक्सेस थी। उसके बाद इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया, वो भी सही था। ये सब जो चीज़ें उन्होंने बताई इस कारण से इनका मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो हम पॉइंट्स देखते हैं फटाफट। ओके, तो मैं इसको रीड करता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कि बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय सर नील बोहर इन 1915 और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, now to explain the stability of atom, Neil Bohr proposed a new model of atom in which electron revolve only in certain fixed orbit, not in every orbit। अब उसमें तो क्या था कि उसमें तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है आपका, अब ये ऐसे घूमते 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 आके घुस गया अंदर। उन्होंने बोला नो, खाली कुछ ऑर्बिट है उसमें ही करेगा without losing energy in the form of radiation। He explained that nucleus is positively charged and is surrounded by negatively charged electrons। Okay, electron move in fixed orbit shells and not anywhere in between। He also explained that each orbit has a fixed energy level। जैसे मैंने बताया आपको, शेल बोलते हैं ऑर्बिट्स को। ठीक है, तो शेल क्या है, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये शेल को हम 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट तक, या फिर हम इनको KLMN आगे भी बोल सकते हैं। फर्दर और देखते हैं, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ डेफिनिट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। Each orbit or shell has a fixed energy and this circular orbit are known as orbital shells।
एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंट बाय एन इंटीजर 1 2 3 नॉन एज क्वांटम नंबर। अभी हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लगता है। तो क्या होता है, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना कि ये मकान, ये गली है, उस गली में ये वाला एरिया है और फिर ये मकान नंबर है, तो ऐसे ही। तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होता है, शेल, शेल के बाद होता है सब शेल, सब शेल के बाद होता है ऑर्बिटल। तो ये सब, तो ये शेल है, ठीक है। Electrons in an atom move from a lower energy level to high energy level by gaining the required energy. By gaining the required energy, and electron moves from a higher energy level to lower energy level by losing energy. ठीक है, सब समझा चुका हूँ. What is the usefulness? Electron cannot radiate energy while revolving in a certain discrete orbit. Therefore, it explains the stability of the atom and it explains the drawback of Rutherford model of atom. ठीक है, और he explained spectrum of hydrogen like atom. सक्सेस यही थी कि उन्होंने आटम की स्टेबिलिटी को समझा दिया था. उन्होंने बता दिया था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करते हैं, और दूसरी बात उन्होंने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम भी समझा दिया था. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम भी मैंने आपको बताया. तो सिंपल, बस अगर आप इतना लिख के आ जाओगे. ये एंगुलर मोमेंटम में एक्चुअली पढ़ाने नहीं वाला था, पर जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीएस पेपर 3 में, तो आई थॉट कि ये क्वेश्चन आ सकता है. बस इतना लिख के आ जाना, MVR, बस अगर इतना लिख के आ गए तो नंबर मिल जाएंगे. MVR इज इक्वल टू NH/2π. मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे. क्योंकि मैंने वहाँ बोहर ने बोला था कि सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट पॉसिबल है, मतलब कुछ ही रेडियस पे जो ऑर्बिट होंगे वही पॉसिबल है, दूसरे नहीं है. तो वो इसीलिए बोला था क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इसका मल्टीपल होना चाहिए. ठीक, तो पढ़ते हैं इसको. बोहर्स एटॉमिक मॉडल लेड डाउन वेरियस पोस्टुलेट फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज. मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, मतलब हर कुछ वैल्यू नहीं होगी. क्या होगी, 1h/2π होगी, 2h/2π होगी, ऐसा. He further added that electrons move only in those orbit where the angular momentum of an electron is integral multiple of h/2π. This postulate regarding the quantization of angular momentum of an electron was later explained by Lewis de Broglie. तो इन्होंने भी डुअल नेचर ऑफ मैटर बताया था, जो उनको नहीं देखना तो वो बाद में समझा दिया गया था. ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, ये बताया था. तो हमको उसमें नहीं जाना अभी. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन बाय बोर इज गिवन बाय MVR और NH/2π, जहाँ पे V इज द वेलोसिटी, N इज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी, ये ऑर्बिट का रेडियस. ठीक है, यहाँ पे N मतलब जो आपका ऑर्बिट है वो. हाँ, क्या लिमिटेशन थी, अब इसने स्पेक्ट्रम तो बता दिया था, पर ये फाइन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था. फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम था ना फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये N1 2 3 ऐसे, यहाँ पे एनर्जी दे तो यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा, यहाँ फिर वो एनर्जी नीचे भी आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, वही हमको दिखती है स्पेक्ट्रम में. लेकिन ये जो लाइंस थी ना फ्रेंड, ये स्पेक्ट्रम की लाइंस थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइंस फर्दर स्प्लिट हो रही थी. अभी स्प्लिट हो रही थी तो वो नील बोर समझा नहीं पाए थे. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है लाइंस की, उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, Z1 इफेक्ट. कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे M है और मैग्नेटिक का M है, तो ये Z1. ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक वाला स्टार्क. तो स्टार से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, तो आप इससे लिंक कर सकते हो. तो Bohr model failed to explain the Zeeman effect of magnetic field on the spectra of atom, and it also failed to explain the Stark effect of electric field on the spectra of atom. It violates Heisenberg uncertainty principle, जो कि मैं भी बताऊंगा. It could not explain the spectra obtained from larger atom. अब ये जो इसने स्पेक्ट्रा समझाया था ना, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए ही समझाया था. जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दो एक इलेक्ट्रॉन, तो बस उनके लिए ही समझा पाया था. अब देखेंगे आगे. तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये वर्नर हाइजन 1927 में दिया था. और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कब आया था फ्रेंड्स, जब लुइस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था कि बताया था पार्टिकल वेव भी, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल भी है, वेव भी है. अब आप सोचो कि हम तो कब से उसको इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल मांग रहे थे, और बाद में ये बता दिया गया, डिस्कवरी से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल भी होता है और कभी कभी वो वेव की तरह भी हो जाता है. अब मुझे बताओ कि मैंने आपसे ये, जैसे ये यहाँ पे मान के चलो ये कुछ ग्राफ है ऐसे एक्स का, मैं पूछूंगा चलो बताओ ये पोजीशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर हाँ
ये रही इसकी पोजीशन, ये यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो वेव बन गया, अब मैं बोलूँगा कि बताओ कहाँ है इसकी पोजीशन, तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो तो कहीं भी हो सकता है। अब उसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये चीज़ जो थे वो बोहर ने नहीं बताई थी, या हाइजेनबर्ग ने। तो इसी के साथ क्या हुआ, एक अलग इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया। और अब जो बात होती थी ना, वो जो भी बात होती थी वो एग्जैक्ट कोई बात नहीं होती थी। अब क्या बात होती थी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात होती थी। ये पोजीशन आप बता सकते हो क्या, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। अब जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि ये फंक्शन है, कोई फंक्शन जैसे ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव बन गया। तो ये एक फंक्शन किसकी हो गई, ये एक्स का फंक्शन हो गया। मतलब ये एक्स के साथ साथ जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे देखो ना, वेव भी चेंज हो रहा है। जैसे आप ये साइन साइन लिखते हो ना, साइन की वेव ऐसे बनती है। जो साइंस के नहीं होंगे उनको थोड़ा लोड आ रहा होगा, बट आप कोशिश करेंगे, आप बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ के ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रख के आगे बढ़ जाएं, ठीक है, बिकॉज हमको एग्जाम क्लियर करना है। तो ये जैसे साइन है, अब ये देखो जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फिर नीचे आया चेंज हो गई, ठीक है। तो ये एक्स पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, तो ये फंक्शन बन गए। तो इसके क्या होते हैं, फंक्शन पे जैसे ये, अब हमें कोई भी इस पर कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये है हमारी वेव है, अब एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ये पूरा चेंज हो जाएगा ना वेव। तो इसको मान के चलो हम, जैसे डिफरेंशिएट एक फंक्शन होता है डिफरेंशिएट करना, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो हमको एक प्रोबेबिलिटी बताएगी कि इसकी पोजीशन क्या है, इस तरह से। तो इतना ध्यान रखो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कब, इतना पहले तो ये लिख देना, ये कब आया, ये जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डिस्कवर हुआ तब आया। इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बता पाना पॉसिबल नहीं है, ये उन्होंने बताया, ठीक है, ये बता दिया उन्होंने। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हो गया, ओके। अब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया वो यही आया, वो श्रोडिंजर ने दिया था, एक श्रोडिंजर साइंटिस्ट थे, 1926 में उन्होंने दिया था। और उन्होंने बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन वेव है और वेव की तरह है, और उस पर हम क्या करते हैं, सर्टन ऑपरेशंस करते हैं। और जब ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल, जैसे कि ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेशन होता है, डिफ्रेंशिएट करना है, और दूसरा कोई ऑपरेशन करना, मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद हमको एक वैल्यू मिलती है। तो ये है जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ये कुछ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फीचर थे। तो फीचर में क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने ये वेव बनाई, अब इस वेव में क्या है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वेव, ये तो वेव है, वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे साइंस है, ये साइन होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव को। मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कैसे दिखेगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना वेव का, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये देखो 3 जगह पे है इसकी, इस तरह से। तो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फ्यूचर है, फीचर्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब कुछ क्वांटम नंबर है फ्रेंड। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फिर ये मैंने शेल बताए थे। तो अब ये क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि शेल होते हैं, फिर शेल के अंदर ऐसे जैसे यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे कम छोटे छोटे ऐसे कमरे होते हैं, ये कुछ शेल है। तो ये यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये हमारे क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं, शेल, सबशेल। अब इस सबशेल के अंदर, इन सबशेल के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऑर्बिटल होते हैं। तो किसी सबशेल के अंदर तो कोई ऑर्बिट, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और किसी किसी सबशेल के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे 3 ऑर्बिटल होते हैं। किसी सबशेल के अंदर क्या होता है, ऐसे 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक दो, ऐसे 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ना, क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो ये हमको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली एड्रेस बताते हैं कि कौन से शेल में है, कौन से सबशेल में है, और कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये 4 क्वांटम नंबर कौन से होते हैं, ये 4 क्वांटम नंबर, पहला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है फ्रेंड्स, ये बताता है अबाउट शेल, कौन से शेल में, मतलब 1 में है, 2 में है, 3 में है, ऐसे। उसके बाद जो आता है सेकंड आपका, वो आता है एजीमुथल क्वांटम। ये बताता है किसके बारे में, ये बताता है फ्रेंड्स सबशेल के बारे में बताता है। इसको हम एल से नोट करते हैं, और इसको जो ये यहाँ पे 0 1 2 फर्दर वैल्यू होती है। 0 के लिए हम लिखते हैं एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, और फर्दर एफ, इस तरह से लिखते हैं। हमको तो इतना ही काम है।
उसके बाद एक क्वांटम नंबर आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैं बहुत आपको इजी समझा रहा हूँ, आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं और ये क्या बताता है फ्रेंड्स, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है हमको, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब ये इसको हम जैसे जैसे +1 0 इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो एल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, सब समझाऊंगा अभी। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है, +L to -L। वापस ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाला जो शेल है मेरा, ये कौन सा है, K है। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब मुझे इसके लिए निकालना है कि इस शेल में कितने सब शेल हैं और कितने ऑर्बिटल हैं। तो सबसे पहले मैं n बराबर 1 के लिए क्या निकालूंगा, सब शेल निकालूंगा। सब शेल कैसे निकालूंगा, 0 to n-1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to n-1 करोगे तो 0 to 0, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है जिसका नंबर है 0। तो l बराबर 0, इसका मतलब क्या है, s। तो इसके अंदर सिर्फ s सब शेल है, तो मैंने ये एक बॉक्स यहाँ बना दिया। अब मुझे निकालना है कि इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, +L to -L। तो कैसे निकाल दिया, +0 to -0 मतलब वही 0। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो मैंने देखो इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं किया। क्लियर हो गई बात। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखता हूँ कि L वाले शेल में क्या है। अब यहाँ पे आ गया, अब ये हमारा क्या हो गया, L। तो मैंने n बराबर 2 लिख दिया। अब इसके लिए मुझे L निकालना है, तो 0 to n-1, 0 to 2-1, 2-1 क्या होता है, 0 to 1, इसका मतलब एक 0 और एक 1। तो इसके अंदर क्या है, देखो इस वाले के अंदर दो सब शेल हैं, एक हमारा 0 एक 1 है। तो 0 को मैं कैसे लिखता हूँ, S, और 1 को मैं कैसे लिखता हूँ, P। तो मैं यहाँ पे जो इस वाले, इसमें हमने निकाला था, इसमें S निकाला था सिर्फ, इसमें क्या क्या आ गए फ्रेंड्स, एक हो गया S और दूसरा हो गया से P। इसको बाहर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके अंदर ये यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए भी निकालूंगा और इसके लिए अलग निकालूंगा। तो इसके लिए जब निकालूंगा मैं, तो हमने पहले भी निकाला था, इसमें क्या आएगा, +L to -L लिखते हैं, तो वो सिर्फ एक ही आएगा जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होगा S में। और जो P है, तो P में देखते हैं कितने पार्टीशन होंगे। तो P में कितने पार्टीशन होंगे फ्रेंड्स, +L to -L, कितना हो गया, +1 0 और -1। तो इसमें 3 पार्टीशन हो गए। तो ये यहाँ पे हम लाइन कर देते हैं, 1 2, तो ये 1 2 ये 3। ठीक, इसी तरह से अब हम तीसरे के लिए निकालेंगे। जब हम तीसरे के लिए निकालेंगे फ्रेंड्स, तो n बराबर हमारा क्या है, 3। तो 0 to n-1 लिखेंगे तो 0 1 and 2। तो S P और D होगा इसमें। तो ये S बना दिया, यहाँ पे मैंने सिमिलरली P बना दिया, यहाँ पे मैंने सिमिलरली D बना दिया। अब मैंने फिर ऑर्बिटल निकालूंगा, तो S में कितने ऑर्बिटल आते हैं, एक ही आता है। तो ये यहाँ पे एक, इसमें कुछ पार्टीशन नहीं होगा। P में 3 आते हैं, तो 3 कर दो, तो ये 3 हो गए। अब D में कितने आते हैं, D में आप देखोगे, अगर आप निकालोगे तो +L to -L निकालोगे, तो +2 +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हो गए, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब ये हमने कर दिया। तो ये हमारा क्वांटम नंबर है। अब एक क्वांटम नंबर आता है स्पिन। ठीक है, उससे पहले हम कुछ रूल देखेंगे। अब हमको क्या है, ये जो है ना सब, इसमें अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्रेंड कैसे भरे जाएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले एक रूल आता है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑफ-बो रूल। ऑफ-बो रूल क्या बोलता है, ऑफ-बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या है, कि जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले कम एनर्जी में जाएंगे और फिर हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या आ रहा है, 1s आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका 2s, और 2 में भी 2p, 2d तो है नहीं। फिर 3 की बात करते हैं तो 3s में 3s है, 3p है और 3d है। ठीक है, तो ये अब इसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ये है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये ऑफ-बो रूल है। ठीक है, इसके बाद हमको 3 रूल याद करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालने के लिए पूरे, नहीं तो हम कुछ तो भी डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की फिक्स वैल्यू है, वो देखना पड़ेगा। ये हो गया। अब पॉली, एक साइंटिस्ट आया पॉली, पॉली ने क्या बोला, नहीं पहले पॉली से पहले एक हम रूल और पढ़ेंगे, हंट्स रूल। हंट रूल ने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिटल हैं, इनमें क्या है कि इनमें आप पहले एक एक, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो।
एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद फिर आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालो। जैसे कि अब बात करते हैं किसकी, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक पहले लिखेंगे हाइड्रोजन की, फिर हीलियम की, फिर लिथियम की। 1s सबसे पहला ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया 1s1। फिर हीलियम लिखा तो 1s1 है यहाँ पे, तो यहीं पे क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इक्वल एनर्जी का। मतलब हंट्स ने क्या बोला कि जैसे कि एक सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, तो सब ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। जैसे कि एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, तो इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। ये इनके बीच में आपको कोई पार्शलिटी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना है और उसके बाद फिर दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑब्बर रूल के हिसाब से हमने 1s, ये 1 है। अब इसमें लिथियम में होते हैं तो 1s2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर ये भर गया तो फिर हम कहाँ पे आए, 2s में आए। हंट रूल क्या बोलता है, खाली इक्वल ऑर्बिटल्स में, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उनमें। ठीक है, ऑब्बर रूल क्या बोलता है कि पहले जो है कम एनर्जी वाले भरो, उसके बाद दूसरे में डालो। अब लिथियम में 2s में आ गए तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, फिर लिथियम के बाद क्या आ गया हमारा, बोरॉन आ गया। ठीक, इस तरह से ये हमको समझ में आ गया। अभी तीनों रूल अप्लाई करेंगे हम। उसके बाद एक रूल आया हमारा फ्रेंड्स, पॉली का रूल। तो पॉली ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटम नंबर आता है स्पिन। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की 2 तरीके की स्पिन होती है, एक होती है आपकी क्लॉकवाइज और एक होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर या तो उसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी और या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वो स्पिन सेम हो जाएगी। ठीक है, और आइटम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। तो पॉली ने क्या बोला कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, इस तरह से बोला। और इसको हम एक अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने सारे रूल देखे, अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमने यहाँ तक भर लिया, बोरॉन का भरते हैं। 5 एटॉमिक नंबर होता है। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ये इक्वल एनर्जी के थे, हाँ, इसलिए मैंने 2 भर दिए। अब बात आई 2p की, तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन डल जाएगा, 2d लिख दिया मैंने। अब बात आई कार्बन की, तो कार्बन में कैसे लिखेंगे, 1s2, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, फिर उसके बाद 2p में एक इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ ध्यान रखना कि ये जैसे ये है, तो अब जो 2p है तो हमारे पास 2p के 3 ऑर्बिटल हैं। एक 2px है, 2py है और 2pz है। तो पॉली ने क्या बोला, हंट ने क्या बोला, हंट रूल ने, कि ये जैसे तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर डालो, फिर एक इधर डालो, फिर एक इधर डालो। ठीक है, तो ये आपने एक तो यहाँ डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2py में जाएगा। फिर तीसरा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या 7 आते हैं, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब जो ऑक्सीजन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, x में जाएगा, क्योंकि अब ये एक एक तो भर गए। फिर अब जो अलग अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे रूल अप्लाई करते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये हमारे फ्रेंड्स क्या थे, क्वांटम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मेंशन करना, मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ क्वांटम नंबर के लिए, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, तो नॉट एन इशू। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये सारा हमने नोट्स में पूरा समझाया हुआ है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो ये ऑर्बिटल्स की शेप दे रखी है, ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पता होना चाहिए। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब आपको मैंने वैल्यूज सब करवाई हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन के बारे में बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ये ऑब्बर रूल। तो अब ये इस तरह से डायग्राम बनता है इसका। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। 1s, यहाँ 2s 2p लिख दो, यहाँ 3s 3p और 3d लिख दो, फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो तो बनता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए डायग्राम बनाना, इतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद हंड रूल मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो आया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेसन में करवाया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रसल सॉन्डर कपलिंग क्या होती है। बहुत डिटेल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा, ये हायर लेवल में पूछा जाता है। मुझे नहीं पता कि पीएससी ने क्यों पूछ लिया। तो रसल सॉन्डर कपलिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करता है, घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। और एक वो अपने अराउंड भी घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस होता है ना फ्रेंड, उसका भी, उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो 2 टाइप के मोशन करता है। एक तो स्पिन मोशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन, और एक ऑर्बिटल मोशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, न्यूक्लियस के आसपास घूमना। तो उसमें क्या 2 तरीके के एंगुलर मोमेंटम बनते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो घूमता है ना, तो ये दोनों जब आपस में कपल करते हैं, उसी कपलिंग को क्या बोलते हैं, रसल सॉन्डर कपलिंग बोलते हैं। दोनों एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल कर जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन का बताया था, उसको ही बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। रसल सॉल्डर कपलिंग ऑल्सो नोन एज एल एस कपलिंग। अब एल का मतलब क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एस का मतलब क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
स्पेसिफाइज अ कपलिंग स्पिन ऑफ स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दिस कपलिंग स्कीम इज नेम्ड आफ्टर एच एन रसल एंड एफ एस ऑन्डर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो अच्छे से समझाया, 6 नंबर में आया था, 5 से 6 लाइन में लिखना है आपको, तो आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट में लिख देना। ये क्वेश्चन आया था, डिफाइन हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड टेल द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा देखना। हंड रूल क्या बोलता है? हंड रूल ने ये बोला कि पहले जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल किसके, सब शेल के, उनको पहले क्या करोगे आप, सिंगली ऑक्यूपाई करो, उसके बाद पेयरिंग करना। तो मैंने आपको बताया था कि जो पी सबशेल होता है हमारा, जैसे कि एन पी सबशेल है, तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसमें ऑर्बिटल की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, +1 0 और -1, मतलब 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें क्या होगा कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ जाएगा, दूसरा आएगा तो वो यहाँ, तीसरा आएगा तो वो यहाँ। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर बताओ पेयरिंग के लिए। तो मिनिमम नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, पी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, वो 4 होगा। इसी तरह से डी के लिए निकालो, तो डी जो सबशेल होता है हमारा, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल आते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, तो इसमें मिनिमम कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से एफ ऑर्बिटल होता है हमारा, तो एफ ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी एल बराबर 3 होता है। एल बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, +3 +2 +1 0 -1 -2 1 -3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन और डालोगे तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, 8 इलेक्ट्रॉन, तो जाके पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से रूल की एप्लीकेशन है। तो ये 2020 में हंड रूल आया था, मतलब रिसेंटली आया था। तो आप अभी अभी जो मेन्स आएगी उसमें होप कर सकते हो कि ऑफबो रूल आ जाए या पॉली रूल आ जाए, इस तरह से आ सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एक ऑफबो रूल है, उसमें डायग्राम जो है आपको इस तरह से बनाना है, 1s, ये 2s 2p, 3s 3p 3d, इतना रख दो आप। उसके बाद यहाँ से सबसे ये एनर्जी बताता है, तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, फिर किसकी है 2s की, फिर किसकी आई 2p की, फिर ये 2p, हाँ, फिर उसके बाद आया 3s, फिर 3s के बाद आया आपका 3p, 3p के बाद आया आपका 3d। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये इसको यहाँ तक ही रखेंगे। यहाँ डायग्राम ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 1s के बाद आया 2s, 2s 2p साथ में लिखे हैं, फिर 3s, फिर 3p, फिर आपका 3p के बाद 4s है, हाँ, फिर 4s के बाद क्या आएगा आपका 3d की एनर्जी। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ईजी डायग्राम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सीधे सीधे लिखना है, फिर ज्वाइन करना है। ये ऑफबो रूल यही बताता है कि बिल्डिंग अप, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आप भरोगे वो पहले कम एनर्जी वाले में, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में। ठीक है, ये पॉली एक्सक्लूजन लिखा है फ्रेंड्स, दिस इज नॉट पॉली एक्सक्लूजन, ये ऑफबो प्रिंसिपल है। ये आपका लेसन खत्म होता है फ्रेंड यहाँ पे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, थैंक यू।